हालांकि इस पॉलिटिक्स को आप क्या कहेंगे कि जिस छगन भुजबल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज बुलंद करती रही, वो 2-2 साल तक वो जेल के अंदर रहे, सुनील तटकरे के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगे और अजीत पवार के खिलाफ तो बहुत बड़े आरोप लगे थे, और उसके बावजूद अचानक जो है ये सारे लोग उनके कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं। तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है वो एक तरीके से मुहिम की बात करते हैं, और अभी जो पटना में जो विपक्षियों की मीटिंग हुई थी उसके बारे में कहा कि भाई सारे भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठा हो गए, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, और आपके कैबिनेट के अंदर छगन भुजबल शामिल हो जाते हैं, अजीत पवार आ जाते हैं। और तो इसको क्या क्या कहा जाए? क्या ये महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार को बचाने की कोशिश है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्पन्न हुई है, या फिर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पावर को अब कंसोलिडेट किया जा रहा है? दोनों बातें हैं आशुतोष। देखिए, लोकसभा चुनाव सामने है और लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत चिंता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। और सकाल का जो सर्वे आया था, जिस सर्वे को लेके अब लोग कह रहे हैं, देखिए आप लोग तो सोच रहे थे, बता रहे थे कि ये जो महाविकास अघाड़ी है बहुत आगे दिख रही है, लेकिन अब देखिए क्या हुआ। शरद पवार के खेमे में फूट पड़ जाना बड़ा आसान काम नहीं है, और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि शरद पवार को इस बात की आशंका नहीं थी कि ऐसी फूट पड़ सकती है। जब उन्होंने सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को पद सौंपे, आज मुझे पता नहीं है प्रफुल्ल पटेल वहां पहुंचे कि नहीं, चर्चा थी कि प्रफुल्ल पटेल भी पहुंच रहे हैं राजभवन में, वो गए कि नहीं गए इस शपथ ग्रहण समारोह में मुझे नहीं मालूम है। जिस वक्त ये खबर आई कि ये जा रहे हैं अजीत पवार अपने साथी विधायकों को लेकर, उसके साथ ये भी आया कि प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी जा रहे हैं। तो इसमें ये एक तरह की आशंका बनी, कहीं अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल मिलकर तो नहीं बगावत का झंडा उठा रहे हैं। तो अगर प्रफुल्ल पटेल वहां नहीं पहुंचे हैं तो इसका अर्थ है कि शरद पवार ने जो विचार किया था, उन्होंने अपनी पुत्री को, एक तरह से बिल्कुल साफ है कि उन्होंने अपनी बेटी को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने का फैसला किया। उससे अजीत पवार अनकंफर्टेबल आज ही नहीं है, पहले से थे। पहले भी कई बार अजीत पवार और एनसीपी के सेंट्रल कमांड के बीच में इस तरह की तनातनी देखी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट लगातार चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और किसी भी दिन न्यायसम्मत तरीके से अगर फैसला हो तो ये जो एकनाथ शिंदे के साथी विधायक हैं, इनकी सदस्यता जानी तय है। कहा यह जा रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी खुद ये करवाने की तैयारी कर रही है, उसके लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि इनकी सदस्यता खत्म की जाएगी, ये ना घर के रहेंगे ना घाट के, और इनके साथ का जो वोट है, समर्थन है, वो हमारे पास आ जाएगा, इनका कैडर हमारे पास आ जाएगा। क्या वो अजीत पवार के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, अभी पता नहीं है, आगे जाके पता चलेगा। लेकिन जो बड़ा प्रश्न महाराष्ट्र की राजनीति में आने जा रहा है वो ये है कि जिस वक्त चुनाव होगा, वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उस वक्त क्या शरद पवार के वोटर, अजीत पवार और उनके साथियों में इतनी ताकत है कि वो एनसीपी का वोट जो उनको मिलता था वो सारा वोट अपने पास ले पाए? क्या एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों में ये ताकत है कि शिवसेना में रहते हुए उन्हें जो वोट मिलता था वो अपने पास ला पाए? जो सकाल का सर्वे दिखाता है उसमें मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ना में दिखता है, और मुझे लगता है जल्दी ही अब इस घटनाक्रम के बाद कोई ना कोई अखबार या कोई टेलीविजन चैनल एक नया सर्वे लेकर आएगा। हमारे मित्र यशवंत देशमुख लगातार वो डेली ट्रैकर करते हैं, आज तो अगर संभव हो उनको जोड़ के आजकल में पूछा जाए कि भाई आपका डेली ट्रैकर महाराष्ट्र में क्या कह रहा है, इस घटनाक्रम के बाद कितना आपको अब बीजेपी के साथ वाला गठबंधन मजबूत लग रहा है। और मुझे लगता है महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा केंद्र सरकार के लिए बहुत विकट जगह है। वो पहले से इसको लेके परेशान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद इस देश में सबसे ज्यादा सीटें देता है वो। 48 सीटों की लोकसभा सीटें आती हैं वहां से। उन 48 सीटों में कितनी कम हो जाएंगी, ये गंभीर चिंता। अभी हाल में जो टाइम्स नाउ का सर्वे आया है जिसमें आप चर्चा में शामिल थे, कल आपने किया भी है, मैंने उसको बारीकी से देखा नहीं, आप बता सकते हैं कि उसमें कितनी सीट कम होने की आशंका वो सर्वे जता रहा है। तो कोशिश ये हो रही है कि हम एक इस सरकार को किसी तरह कंसोलिडेटेड रखें, दूसरा बाजार में मैसेज दें, संदेश दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं। अब ऐसे में आप अजीत पवार को भी अपने साथ लेते हैं, छगन भुजबल को भी साथ लेते हैं, और सुनील तटकरे को लेते हैं, और लोग हैं जिन पे तरह तरह के आरोप आप खुद लगाते रहे हैं। इससे पहले आपने नारायण राणे पे आरोप लगाए थे, अब आप उनके वो आपके साथ हो जाते हैं।
तो ये एक लॉन्ड्री वाला जो नारा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्ड्री खोल रखी है, या ये अपने को गंगा समझते हैं जिसमें सब तरह के पाप इसमें गोता लगा के पवित्र हो जाते हैं। ये कितना पवित्र हो जाते हैं लोग, या भारतीय जनता पार्टी को इस घटनाक्रम का कितना लाभ होगा, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है अगले 10, 15, 20 दिनों में, और आज की तारीख में जो क्रिटिकल और सबसे बड़ा सवाल है, क्या अजीत पवार ने ये कदम शरद पवार की सहमति से, उनके आशीर्वाद के साथ उठाया है, या ये कदम साफ तौर पर एनसीपी में बगावत का ऐलान है? और अगर ये एनसीपी में बगावत का ऐलान है तो क्या शरद पवार इसको बैठे बैठे देखते रहेंगे, या अब वो एक बार फिर अपने जीवन के इस चरण में सड़क पे उतरेंगे, जमीन पे जाएंगे, भाषण देंगे और लोगों को कहेंगे कि अब अजीत को भी सबक सिखाना है? बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले अभी तक जो जानकारी हमारे पास है वो अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल 9 विधायक जो हैं उन्होंने शपथ ली है शिंदे मंत्रिमंडल के अंदर। उनमें नाम है अजीत पवार जो डिप्टी सीएम बने हैं, संजय वानसोड़े हैं, छगन भुजबल हैं, अदिति तटकरे, धर्मराव आत्राम, धनंजय मुंडे, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ और अनिल पाटिल। ये 9 नाम है। अभी तक ये जानकारी नहीं आ पाई है कि दरअसल कितने और विधायक इनके साथ हैं, लेकिन जैसा कि वाहिद अली ने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया, हमें जानकारी दी कि लगभग 40 विधायक जो है वो अजीत पवार के साथ है। तो ये लगभग वही स्थिति पैदा हो जाती है जैसी कि शिवसेना में पैदा हुई थी कि धीरे धीरे लगभग पूरी की पूरी शिवसेना जो है वो खाली हो गई और सब एक नाथ शिंदे के साथ चले गए। और उस वक्त ये कहा गया था कि देखिए हम सब के ऊपर या इन सब लोगों के ऊपर जो तमाम जांच एजेंसीज है उनकी तलवार लटकी हुई, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा वो उनको ये करना पड़ा। वाहिद, इसमें कुछ और जानकारी आपके पास है? क्योंकि मैंने जो 9 नाम लिए हैं ये तो पक्के नाम है, इसके अलावा और कहीं से कोई नाम आ नहीं रहा। विवेक जी मैं आपके पास आता हूँ, वाहिद पहले सबसे पहले आपसे। जी 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 विवेक, हाँ आप विवेक आप कहिए फिर वाहिद जी बता। हाँ, एक छोटी सी जानकारी दे दूं। ये जो धर्मराव बाबा आत्राम है, इनके खिलाफ एक पुराना केस चल रहा है। वो केस ये है, ये फॉरेस्ट मिनिस्टर थे और फॉरेस्ट मिनिस्टर होने के बावजूद ये रात में शिकार पर निकलते थे और जानवरों को मारते थे। तो ये रंगे हाथ पकड़े गए थे फॉरेस्ट मिनिस्टर होने के बावजूद। तो वो केस उस समय से चल रहा है उनके खिलाफ, अभी भी है, शायद वो केस चल रहा है, उसमें वो अभी बरी नहीं हुए हैं। तो ऐसे लोगों को साथ में इन्होंने लिया है, फॉरेस्ट मिनिस्टर होके जो शिकार करते थे। वाहिद, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल तो छगन भुजबल है। छगन भुजबल जिनके जो तो जेल में जा चुके हैं और उसमें वैसे कुछ बताने की जरूरत नहीं, 2 साल तक वो जेल में थे। और ये वो छगन भुजबल है जिन्होंने सबसे पहले बाला साहब ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी और फिर भी मजबूती के साथ थे और कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से एनसीपी में चले गए और अब वो इधर आ गए हैं। तो अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि दरअसल किनके प्रभाव में ये लोग जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, किस वजह जा रहे हैं।